जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 3 लेकर पेश हुए हैं। देखिए, हम लोग जिस भर्ती को लेकर, जिस अपने कंपटीशन एग्जाम को लेकर इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, उनके लिए आज का ये बायोलॉजी का पार्ट 3 पेश हुआ है। देखिए, हमने पार्ट 2 के अंदर हमने सेल वॉल को लेकर पढ़ा था, यानी कि कोशिका भित्ति को लेकर। पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु के अंदर कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। अगर हम पादप की बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, इसके बाद में कवक में काइटिन की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति के बारे में इतनी सी जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ली थी। आज की इस वीडियोस में हम लोग कोशिका भित्ति की परतों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात करें कि कोशिका पर, जिस कोशिका पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो उस कोशिका पर सेल वेल पर 3 परतों के रूप में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल है वो पाई जाती है। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले मिडल लेमिला, यानी कि सबसे निचली परत। जैसे कि मैं बात करूं, ये कोशिका है, कोशिका के सबसे ये वाली परत होती, छठी हुई सबसे पहली परत होती है मिडल लेमिला हो जाएगी। ये होगी प्राथमिक सेल वेल और ये होती द्वितीयक सेल वेल। यानी कि दोस्तों 3 परतों के रूप में यहाँ पर रहेगी मध्य पटलिका, मिडल लेमिला, मध्य पटलिका, प्राइमरी सेल वेल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वेल, द्वितीयक कोशिका भित्ति। यानी कि ये तो मध्य पटलिका के रूप में सबसे पहली परत रहेगी, ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक सेल वेल यानी कि बीच वाले, और उसके बाद में ये द्वितीय कोशिका भित्ति, यानी कि हम इसको तृतीय कोशिका यानी कि तीसरे नंबर वाली भी कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर है जिम्नोस्पर्म पादप में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जाइलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जाइलिन की बनी होती है। ओके, इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात तो हमने की मिडल लेमिला है, प्राइमरी सेल वेल है, सेकेंडरी सेल वेल है। इसको और डिटेल में देखेंगे, इसको और अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अपने इस स्क्रीनशॉट को लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर हम मध्य पटलिका, प्राथमिक सेल वेल और द्वितीयक सेल वेल अभी हमने बात की, उसको लेकर हम लोग सबसे पहले मध्य पटलिका को शुरू करते हैं। मध्य पटलिका क्या होती है? देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका की बाहरी परत के रूप में मध्य पटलिका होती है। कोशिका की जो बाहरी परत होती है, ये मान लो कि कोशिका है, इस कोशिका की सबसे बाहरी परत के रूप में हम किसको मानेंगे? इसी को मानेंगे मध्य पटलिका के रूप में मानेंगे। मध्य पटलिका कोशिका की बाहरी परत के रूप में हम मध्य पटलिका को मानेंगे। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में, कौन से जीवों में? बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव नहीं, बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे क्या है? बहुकोशिकीय है ना। तो ये तो सिंपल सी लाइन है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका की बाहरी परत के रूप में, ये दोस्तों लैंग्वेज के रूप में सवाल पूछा जाता है कि मध्य पटलिका बहुकोशिकीय जीवों में बाहरी परत के रूप में होती है। सत्य है या फिर असत्य? बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में फलों में मध्य पटलिका घुल जाती है, इसी कारण फल पकने पर फल की कोशिका भित्ति है वो मुलायम हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, फलों के अंदर मध्य पटलिका जो होती है ये घुल जाती है। जब फल पक जाते हैं तब फल के ऊपर जो भित्ति होती है, जैसे कि आप किसी भी फल को मान सकते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, तो नींबू पक जाता है ना, तो उसकी बाहरी भित्ति होती है वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी मध्य पटलिका जो होती है ना, मध्य पटलिका, ये भी क्या हो जाती है? घुल जाती है। जब फल पकता है तो उसके ऊपर बाहरी परत होती है वो भी घुल जाती है, यानी कि मुलायम हो जाती है। इसी कारण फल पकने पर उसकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके संगठन के बारे में, यानी कि ये किससे मिलकर बनी होती है। इस मध्य पटलिका का संगठन क्या है? देखिए, इसका संगठन है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस, इसके अंदर आ जाएगा पैक्टिन। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन की मध्य पटलिका बनती है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात थी मध्य पटलिका के बारे में। 2-3 बातें हैं जो कि एग्जाम इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में बनती है ना, अपनी नोट्स कॉपी में जरूर उतारे। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राथमिक सेल वेल। पहले आएगी मध्य पटलिका, इसके बाद में आएगी प्राइमरी सेल वेल, इसके बाद में आएगी सेकेंडरी सेल वेल। तो हम प्राइमरी सेल वेल को देखते हैं।
अब दोस्तों हम कोशिका भित्ति की दूसरी परत के रूप में आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। सबसे पहली परत होती है मध्य पटलिका, दूसरी परत होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी कि प्राइमरी सेल वेल। ये क्या होती है, देखिए मध्य पटलिका के बाद में अभी हमने अगला पहला पॉइंट पढ़ा था मध्य पटलिका, मध्य पटलिका के बाद में आया है प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी कि प्राइमरी सेल वेल। तो मध्य पटलिका के ऊपर मान लो कि ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर ये पहली परत है जिसका नाम है मध्य पटलिका, ठीक है। इस मध्य पटलिका के बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती, कौन सी, प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी कि ये वाली पाई जाती है। सबसे पहली मध्य पटलिका, इसके बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे वो द्वितीय कोशिका भित्ति पाएगी, है ना। तो मध्य पटलिका के बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद में इस पर यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति पर अन्य पदार्थों का जमाव न होने के कारण ये पतली, लचीली, कोमल और एक परतीय होती है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में आएगा। पतली, लचीली और कोमल भाग कौन सा होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। क्यों होता है, क्योंकि इस पर अन्य पदार्थों का जमाव नहीं होता है। देखिए इसके बाद में दोस्तों इसके संगठन के बारे में बात करें। संगठन यानी कि ये किससे मिलकर बनी होती है, दोस्तों ध्यान रखना, ये सबसे पहले सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती, प्लस पैक्टिन की बनी होती है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, द्वितीय कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका की तीसरी परत द्वितीय कोशिका भित्ति के रूप में पाई जाती है। तो चलिए अब दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आता है द्वितीय कोशिका भित्ति यानी कि सेकेंडरी सेल वेल। देखिए सेकेंडरी सेल वेल यानी कि ये हमारी कोशिका है। कोशिका में सबसे पहली परत अभी हमने पढ़ी थी मध्य पटलिका, उसके बाद में दूसरी परत थी प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी कि प्राइमरी सेल वेल, और इसके बाद में तीसरी कोशिका भित्ति आती है जिसको हम पढ़ रहे हैं यानी कि सेकेंडरी सेल वेल। यह सेकेंडरी, इसको कहेंगे द्वितीय कोशिका भित्ति और बीच वाली को कहेंगे प्राइमरी सेल वाले यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति। और कोशिका के ऊपर सबसे पहली परत है उसको कहेंगे हम लोग मध्य पटलिका, है ना, मिडल लैमिला के रूप में, है ना। तो ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेल वेल। देखिए सबसे पहली बात आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद में पाई जाती है, यह है प्राइमरी सेल वेल। इस प्राइमरी सेल वेल के बाद में सेकेंडरी सेल वेल ये पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद में ये त्रिस्तरीय होती है यानी कि ये सेकेंडरी सेल वेल है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके त्रिस्तर होते हैं, 3 स्तरों के रूप में हम और उसको जूम करते हैं तब जाके हम इसके त्रिस्तरीय यानी कि निम्न कोशिका भित्तियों में से त्रिस्तरीय परत कौन सी है, तो हो जाएगी द्वितीय कोशिका भित्ति या फिर सेकेंडरी सेल वेल, है ना। तो यहाँ पर जब हम इस कोशिका द्वितीय कोशिका भित्ति को और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से डिटेल में पढ़ते हैं तब जाके हमें ये त्रिस्तर के रूप में मिलती है। इसके भी 3 स्तर है ना, इसके भी अलग अलग नाम है, S1, S2 और S3 के रूप में ये द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद में प्रत्यास्थता यानी कि टूटने की, फटने की क्षमता प्राथमिक कोशिका भित्ति की तुलना में कम होती है। यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है यानी कि ये वाली, ये इसको थोड़ा और सही बनाए, इसको और सही बना, ये कोशिका है, ये मध्य पटलिका है, इसके बाद में ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है और इसके बाद में ये द्वितीय कोशिका भित्ति है ना। ये भित्तियों के प्रकार है 3 परतों के रूप में, 1, 2 और 3। ये तो कोशिका है ये वाली है, तो मध्य पटलिका और ये प्राथमिक सेल वेल होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, वो इसकी तुलना में मजबूत होती है। यानी कि प्राथमिक तो क्या होती है, मजबूत होती है, लेकिन ये होती है ये कम मजबूत होती है, यानी कि इसकी तुलना में ये कमजोर होती है। ये लाइन क्या है, प्रत्यास्थता, इसकी प्रत्यास्थता, बाहर वाली की प्रत्यास्थता प्राथमिक कोशिका की तुलना में, प्राथमिक कोशिका की तुलना में कम होती है। अब देखिए इसके संगठन के बारे में बात करते हैं, है ना। इसके संगठन यानी कि इसका निर्माण किससे होता है ना। ये भी दोस्तों इसके निर्माण में 1-2 तत्वों की फर्क हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, समझ जाना। इसके बाद में पैक्टिन, इसके बाद में सुब्बेरिन, है ना, ये होता है इसका
संगठन। ये देखिए। अब दोस्तों हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसको जानकारी तो बिल्कुल, ये एक सवाल बन सकता है यहाँ से, ये वाला, ये त्रिस्तरीय परत के रूप में कौन सी होती है, तो द्वितीय कोशिका भित्ति त्रिस्तरीय परत के रूप में होती है, और ये प्रत्यास्थता इसकी कम होती है या फिर ज्यादा होती है। ये लैंग्वेज के रूप में सवाल पूछा जाएगा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति की तुलना में द्वितीय कोशिका भित्ति की प्रत्यास्थता कम होती है, राइट रॉन्ग? बिल्कुल दोस्तों राइट है। ये देखिए कम होती है, द्वितीय की क्या होती है, प्राथमिक की तुलना में कम होती है। अगर यहाँ पर लिखा होता है अधिक है तो बिल्कुल गलत हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शंस रहेंगे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण किस अवस्था में होता है इसके बारे में। जैसे कि जब कोशिका विभाजन होता है, ये तो कोशिका विभाजन का टॉपिक है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है। जैसे कि कोशिका विभाजित हुई तो कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है इसके बारे में दोस्तों, ये टॉपिक कोशिका विभाजन का है, इसलिए इसके बारे में कौन सी अवस्था है, तो टीलोफेज अवस्था के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है, एक पट्टिका के रूप में होता है ना। तो उसको हम थोड़ी बहुत एक तरीके से देखें, अभी हम इसको पढ़ लेंगे कोशिका भित्ति का निर्माण, अभी हम टीलोफेज अवस्था को पढ़ेंगे तो दोस्तों हमें एक अजीब सा लग सकता है, यानी कि ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। इसलिए उस कोशिका भित्ति के निर्माण को हम कब पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। हम कोशिका भित्ति के निर्माण को तब पढ़ेंगे जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में हम उसको लिख देंगे। यानी अभी से उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिखना फिर उसको समझना बिल्कुल अभी से डिफिकल्ट हो सकता है। जब हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज इन सभी अवस्थाओं को पढ़ेंगे तब टीलोफेज अवस्था आएगी। उस टीलोफेज अवस्था में कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, उसको मैं अच्छी तरीके से लिखवा दूंगा, है ना, तब जाके वो बात बनेगी। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे कि कार्बनिक तत्वों के रूप में जो भी एक एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में उसको ले लेते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में आगे बढ़े। अब दोस्तों हम एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में देखते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन सा है और हमारे ही शरीर में सबसे ज्यादा अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है। देखिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में सबसे अधिक होता है, और हमारे ही शरीर में अकार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा, अकार्बनिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जल है वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अकार्बनिक पदार्थ है। इसके बाद में इस धरती पर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ और इसी धरती पर सबसे ज्यादा अकार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक भी और अकार्बनिक भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। देखिए जल होता है वो अकार्बनिक होता है, एक तरीके से हम याद रख सकते हैं जल हमारे शरीर में अकार्बनिक होता है, जल की प्रकृति ही अकार्बनिक है, और यहाँ पर प्रोटीन है वो कार्बन के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर शरीर में सबसे ज्यादा अकार्बनिक, तो अकार्बनिक के रूप में कौन होता है, तो जल को अकार्बनिक हम कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक, है ना। और इसके बाद में शरीर में सबसे ज्यादा कार्बनिक यानी कि उसमें कार्बन होगा तो वो होगा प्रोटीन, है ना, एक श्रृंखला के रूप में होता है कार्बन की। तो देखिए यहाँ पर धरती पर सबसे ज्यादा कार्बनिक और अकार्बनिक सेल्यूलोज रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को वापस एक बार शुरू करते हैं। इस कोशिका भित्ति को और जूम करते हैं, और कोशिका भित्ति का निर्माण रेशों के रूप में होता है। उन रेशों की श्रृंखलाओं के रूप में किस प्रकार से निर्माण होता है उसको और डिटेल से देखते हैं, ताकि क्या है कि अपना टॉपिक है वो एग्जाम में सवाल चाहे अपने मेंस एग्जाम में कहीं से भी आए, लेकिन हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग एक पॉइंट भी न छूट पाए, है ना। तो चलिए अब दोस्तों हम कोशिका भित्ति को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जब हम कोशिका भित्ति को लेते हैं, देखिए हमने कोशिका भित्ति का निर्माण है वो सेलुलोज से होना बताया था, है ना। देखिए सेलुलोज तो इसका मुख्य तत्व होता है इस कोशिका भित्ति का, लेकिन जब हम इस कोशिका भित्ति को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब जाके हमें दो संरचनाओं का और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। एक होता है रेशक और एक होता है मैट्रिक्स। रेशक यानी कि यहाँ पर फाइबर यानी कि रेशों का निर्माण होना, यानी कि रेशों के रूप में होता है, और उसमें मैट्रिक्स भरा हुआ पाया जाता है। किसके अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ
सेल वॉल, कोशिका भित्ति की पराभित्तीय संरचना। जब सेल वॉल का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करते हैं तब जाके हमें दो संरचनाओं का निर्माण होना, दो संरचनाएं मिलती हैं। पहली है रेशक के रूप में और दूसरी होती है मैट्रिक्स के रूप में। देखिए रेशक यहाँ पर हुआ फाइबर जिसको हम रेशे कहते हैं। देखिए रेशक की बात करें तो यहाँ पर इसका निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि रेशक और मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होते हैं। इसके निर्माण की यानी कि इस रेशक के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, है ना। रेशक के निर्माण की प्रक्रिया, माइसिली का निर्माण, है ना, माइक्रोफाइबर का निर्माण, इस प्रकार से इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति की पराभित्तीय संरचना को और डिटेल से पढ़ेंगे। पहली बात, कोशिका भित्ति का जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं तब हमें कितनी संरचनाएं मिलती हैं, तो दो संरचनाएं मिलती है। पहली है रेशक और दूसरी है मैट्रिक्स। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट डिटेल में और अधिक गहराई में अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ तक पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किन दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, तो हो जाएगा रेशक और हो जाएगा मैट्रिक्स। अपनी नोट्स कॉपी में जरूर उतारें कि सेल वॉल का निर्माण किन दो संरचनाओं से होता है। पहला रहेगा रेशक यहां पर और दूसरा रहेगा मैट्रिक्स। अपनी नोट्स कॉपी में जरूर उतारें। यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैंने रफली लिख दिया, लेकिन अपनी नोट्स कॉपी में इस इंपॉर्टेंट जानकारी को दोस्तों एक एक पॉइंट पर हम गौर से जा रहे हैं। अब हम इसको और डिटेल में जानेंगे। इस रेशक के निर्माण के बारे में जानकारी को और अधिक तरीके से देखेंगे। अब दोस्तों अपनी नोट्स कॉपी में इस बात को जरूर उतारें, वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में यहाँ पर आएगी। दोस्तों हम अपनी जानकारी को और अधिक आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं रेशक की, यानी कि फाइबर की बात करते हैं। कोशिका भित्ति की पराभित्तीय संरचना के रूप में अभी हमने अध्ययन किया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, तब हमें दो प्रकार की संरचना नजर आई। रेशक के अंदर, फाइबर के अंदर मैट्रिक्स, इन दोनों के बारे में, है ना। तो हम रेशक का निर्माण कैसे होता है इस रेशक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर सेलुलोज का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है, सेलुलोज होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। तो 3000 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं तब जाकर सेलुलोज एक अणु का निर्माण होता है। जब ये एक अणु है तब जाके यहाँ पर धीरे धीरे वृद्धि करेंगे ये सेलुलोज के अणु, और 100 सेलुलोज के अणु जब मिल जाएंगे तब माइसिली अणु का निर्माण करेंगे। किसका, माइसिली। 100 सेलुलोज अणु मिलकर माइसिली अणु का निर्माण करेंगे। इसके बाद में 20 माइसिली अणु मिलकर माइक्रोफाइबर का निर्माण करेंगे। फाइबर आ गया, फाइबर का अर्थ हुआ रेशा। तो 20 माइसिली मिलकर माइक्रोफाइबर का निर्माण करेंगे। फिर 250 माइक्रोफाइबर मिलकर फाइबर, यानी कि यहां पर दोस्तों फाइबर रेशक का निर्माण करते हैं। एक बार पुनः 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर सेलुलोज अणु का निर्माण करते हैं। फिर 100 सेलुलोज अणु मिलकर एक माइसिली अणु का निर्माण करते हैं। फिर 20 माइसिली अणु मिलकर माइक्रोफाइबर का निर्माण करते हैं। और माइक्रोफाइबर कितने, 250, ये संख्या ध्यान रखना, 250 माइक्रोफाइबर मिलकर फाइबर का निर्माण करते हैं, रेशक का निर्माण करते हैं। यहां पर सवाल कैसे आएगा, देखिए आपको फाइबर के निर्माण में माइक्रोफाइबर की संख्या पूछी जा सकती है इस प्रकार से कि एक फाइबर के निर्माण में कितने माइक्रोफाइबर की जरूरत होती है, तो 250 माइक्रोफाइबर की जरूरत होती है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेलुलोज अणु के निर्माण में कितने ग्लूकोज अणु की आवश्यकता पड़ सकती है, तो 3000 ग्लूकोज अणु की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए सवाल को अगर डिटेल में अपनी मेंस एग्जाम में ले जाया जाए तो यहाँ से सवाल आएगा। देखिए 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर एक सेलुलोज अणु का निर्माण करेंगे। निम्न में से सत्य है। 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर एक सेलुलोज का निर्माण करेंगे, बिल्कुल सही है। अब सवाल ये भी आ सकता है कि एक सेलुलोज के निर्माण में आवश्यक है
तो 3000 ग्लूकोज के अणु आवश्यक है। इसके बाद में एक सेलुलोज अणु मिलकर माइसिली अणु का निर्माण करते हैं, है ना। 100 सेलुलोज अणु मिलकर माइसिली का निर्माण करते हैं और 20 माइसिली मिलकर माइक्रोफाइबर का निर्माण करते हैं। एक माइक्रोफाइबर, यहाँ पर भी सवाल बनता है कि एक माइक्रोफाइबर के निर्माण में क्या आवश्यक है, तो 20 माइसिली अणुओं का होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अपनी नोट्स कॉपी में जरूर उतारिएगा, ये दोस्तों जानकारी अपनी सामान्य पुस्तक के अंदर नहीं मिलेगी, इसलिए दोस्तों अपनी नोट्स कॉपी में मेंस एग्जाम के लिए जरूर उतारें। देखिए, आज की इस वीडियोस में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देवे। जय हिंद, जय भारत।